हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और इसके बाद एक्सरसाइज में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर्स में कवर हो चुके हैं, तो आपको मैं लेक्चर का नंबर बता दूंगा कि आपको इन थ्योरी क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए तो वो पर्टिकुलर लेक्चर को आप देख लीजिए, और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको सारे करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, आइए। तो अभी जो है हम लोग रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो हमारे टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग वो देख लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा चैप्टर कौन सा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमारा थर्ड चैप्टर। इसमें जो है जो सबसे पहला न्यूमेरिकल 3.1 दिया हुआ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मीन फ्री पाथ निकाल दिया गया है। ठीक है ना। तो 2020 और 21 बैच को ये 3.1 जो आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 58 पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल 3.2 से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल 3.2 में क्या कहता है, एट 300 केल्विन व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। ठीक है ना, 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया गया है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन है। आपको बोलता है कि वी आरएमएस निकाल करके बताओ, आरएमएस स्पीड निकाल करके बताओ। किसकी आरएमएस स्पीड निकालनी है? हीलियम एटम की। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है विच इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और हम लोगों को मास ऑफ हीलियम एटम दे दिया गया है। मास ऑफ हीलियम एटम इज 4 यूनिट, और 1 यूनिट हम लोग जानते हैं कितना होता है, वो भी दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमको बोला है कि आरएमएस स्पीड निकाल करके दो। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या बताइए? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है √3 kBt डिवाइडेड बाय m। कई सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से एक ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला है अपना √3 kBt डिवाइड बाय m। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि करके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। क्या है बताइए? kb का वैल्यू है, मास मेरे को दिया हुआ है 4 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है वो भी दिया हुआ है। तो सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस पे। ठीक है, 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ kb? kb इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, और केल्विन में ही दिया गया है, डिवाइडेड बाय मास इज 4 यूनिट्स। 4 यूनिट इंटू 1 यूनिट क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। लॉग आई होप आपको आता होगा, नहीं आया तो मैं तो आपको रफ कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो, मैं एंट्रेंस का टीचर हूँ। एंट्रेंस के टीचर जो है रफ कैलकुलेशन से ही काम चलाते हैं। लॉग लगा करके करेंगे तो हमारे पास टाइम तो बचेगा ही नहीं। टाइम ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रफ कैलकुलेशन से बता देता हूँ, लॉग से आप लोग करिए। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। ठीक है, चलिए आइए। किसी को लॉग नहीं आता है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है लॉग पर, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे पास जो है उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करने की पहले कोशिश करता हूँ। ये डेसिमल यहाँ दिख रहा है, इधर भेज दूंगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट करूंगा, 10⁻², इसका भी 10⁻², दोनों खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? 3 इंटू 138 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 3 इंटू 10⁻²। समझा क्या किया मैंने? इसको लिखा 10⁻²। 4 इंटू 1 से 666 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर हो गया। चलो भाई, अब जो है मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ से ये कैंसलेशन कुछ होता हुआ नजर आता है मुझे। ठीक है, तो आइए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए तो उसको रब कर देंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है ये, अब ये 2 से कैंसिल होता हुआ दिखता है। 2 8 ज़ा 16, ठीक है ना, और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बचेगा क्या बताइए? बचेगा 9 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 69 इंटू 10⁻²। ये बताइए कितना होगा? 10⁻20 इंटू ऊपर जाके 10⁻27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 83। ये अपने पास आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है? ये इसमें से खत्म होगा तो कितना होगा? 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9, और इसको जो है अप्रोक्सीमेटली 64 मानता हूं मैं। ठीक है ना, क्यों? 69 है, मैं उसको आसपास का परफेक्ट स्क्वायर मान रहा हूँ। ये 10⁻6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये 4 है, और ये 83 है, इसको 81 मान लेते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने में आसानी हो जाए।
ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा 3, ये हो जाएगा क्या 8 8 64 होता है, ये 2 होता है, ये 9 होता है, ये 10 रेस टू कितना हो जाएगा 3। आई होप आपको ये आ रहा है। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया तो रेस टू पावर में हाफ जाएगा, 6 इंटू 6 रेस टू 1/2 दैट इज 3। ठीक है ना। अब क्या है, ये देखो 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेस टू 3, हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद जो है 3 के टेबल में आएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 पॉइंट कितना बचा 1, 0 लगा दिया डेसिमल लेकर के 0, 3 3 जा 9, 1 3 3 3 के आसपास कुछ आएगा, तो 1.333 इंटू 10⁻³ मतलब 1333 मीटर पर सेकेंड के आसपास कुछ वैल्यू आना चाहिए। क्लियर हो गया। रफ कैलकुलेशन आपको मैं सिखा दिया। लॉग तो आपको हर जगह मिल ही जाता है, आप कोई सोल्यूशन देख लो या आपको क्या करो, कोई टीचर जो पढ़ा रहे होंगे वो आपको लॉग से बता ही देते होंगे। तो आपको मैंने बेसिक चीज बता दी कैसे रफ कैलकुलेशन, उसी के आसपास है कैसे रफ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या आया 13333 हमारा आया और उसका 1368 आया, यानी लगभग हमारा आंसर बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो आरएमएस स्पीड आपको निकाल करके दे दिया मैंने। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके आपको दे दिया है मैंने। ठीक है, आइए इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के बारे में एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 3.3। तो एग्जाम्पल 3.3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3.3 कहता है गिवन द वैल्यूज ऑफ 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स के बारे में अगर आपको अभी नहीं पता है तो ज़्यादा आप लोग उस पर स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मैं आपको मेयर्स रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ाऊंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मेयर्स रिलेशन करा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है 2400 कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, यानी H2 गैस की यहाँ पर बात हो रही है। और उसके बाद आपको बोलता है कि वैल्यू ऑफ J निकालो। ठीक है ना, J का वैल्यू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपने को क्या दिया हुआ है 8300 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आर का वैल्यू भी दे दिया गया है। ठीक है ना, आपको J का वैल्यू निकालने बोला है। ये आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने Cp माइनस CV इज इक्वल टू R याद कराया था, है ना, ऐसे याद किया था हम लोग ने। तो Cp क्या है, ये आपका स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर है। याद रखने का ट्रिक क्या बताया था मैंने लेक्चर 2 में, जिसका लिंक दिया था मैंने, उसमें याद रखना है चोर पुलिस पहले आता है। समझ आ गया। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा Sp माइनस SV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/m0J। समझे, क्लियर हो गया। तो कुछ चीजें अगर आप याद करके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको PhD थोड़ी करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, समझे। ठीक है ना, तो PhD थोड़ी करनी है अपने को, बस एग्जाम क्लियर करना है। बाकी अगर आपको PhD करनी है तो करते रहो, 12वीं के बाद PhD करते रहो। ठीक है, तो कुछ चीज़ अगर आप उसको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आइए। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है J का वैल्यू। तो J निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, अपन इसका वैल्यू पुट करेंगे। आइए, वैल्यू क्या क्या है देखिए, यहाँ पर जो है SP का वैल्यू क्या है 3400 माइनस से कितना है 2400 इज इक्वल टू R कितना है 8300 डिवाइडेड बाय m0, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है मास 2 यूनिट्स, और J अपनी जगह पर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 3400 में से 2400 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा अपने पास 1000। ठीक है ना, उसके बाद 8300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू J। ठीक है, अपने को निकालना है क्या बच्चों, अपने को J निकालना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा J इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बचेगा क्या बताइए, बचेगा आपके पास J आपको निकालना है तो 83 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 बचेगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करिए, देयरफॉर J इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 4 जा, उसके बाद क्या होगा 2 1 जा, है ना, पॉइंट क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, उसके बाद कितना बचा 1 बचा, डेसिमल लेकर के 0 2 5 जा 10, तो 41.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4.15 J आपका उसका वैल्यू आ गया है। समझे, क्लियर हो गया। और ये आपका क्या है जूल पर कैलोरी। ठीक है, सॉरी क्या आ गया अपना, ना आ गया है जूल पर कैलोरी। तो जूल पर कैलोरी क्या है, इसका अपने पास आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
तो बहुत ही आसान है, बस क्या करिए, जैसे Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही आप लोग याद रखेंगे Sp माइनस SV इज इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट जे। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल 3.4 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3.4 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है ना, तो यहां पर Cp माइनस CV दे दिया है, मोलार स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस आपको दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दे दिया गया है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज, यानी आपको Cp अपॉन CV का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1.65। आपको बोला है कि Cp और CV का वैल्यू निकाल करके बताइए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे बताइए। Cp अपॉन CV अपने को क्या मिल रहा है, 1.65 मिल रहा है, तो दिस इंप्लाइज Cp क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा 1.65 इंटू CV हो जाएगा। तो ये Cp का वैल्यू आ गया। ये जो अपने पास Cp मिला है, Cp को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर क्या होगा, 1.65 CV माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000। ठीक है ना, चलो भाई, तो 1.65 CV माइनस 1 CV विल बी 0.65 CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। समझ में आता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाय 0.65 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या है, अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। 10⁻⁻2 इसको करता हूं, ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा, तो 80 इसको कर लिया, 10⁻2 इसको कर लिया, ऊपर नीचे जाके ये नीचे वाला 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 हो गया, और ये हो गया 65। समझा, क्लियर हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको लिखा 10⁻2 1 2 यानी 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद अब मुझे उसको कैंसिलेशन करना है। 5 के टेबल में जाता हुआ नजर आता है, 5 के टेबल में आएगा 5 1 जा 5, उसके बाद क्या होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आया, 16 डिवाइडेड बाय 13 इंटू क्या होगा, 10⁻4 हो जाएगा। ये अपना क्या है, CV है। क्लियर हो गया, चलिए भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये 13 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 12 मान लेता हूँ। ठीक है, लगभग इसको 12 मान लिया अगर मैंने, तो 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा क्या हो गया 12, तो CV क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा अपने पास 4 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3.33। ठीक है, क्लियर हो गया, तो 1.33 इंटू 10⁻4 के आसपास CV का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, CV मिल गया। ये CV का वैल्यू आप लोग यहां पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो वही उसी के आसपास आपको आंसर मिलना चाहिए। CV क्या मिला है, हाँ मिला है, बराबर है। देखो 1.33 इंटू 10⁻4 मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 13,000, तो यहां पर दिया हुआ है ना, लगभग 12,000 के आसपास। समझे, तो 12 के आसपास आंसर है, 12307। ठीक है, इसको डेसिमल को शिफ्ट कर दूं तो समझ आएगा। चलो देखो बताता हूँ क्या होगा, 1234 13300 इतना आपके पास क्या आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। तो CV का वैल्यू आपके पास ये आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू मिला है उसको क्या कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी इसको यहाँ लेके जाकर ऐड कर देंगे, तो 8000 जैसे ऐड होगा लगभग वो 20,000 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। समझे, तो मैंने आपको रफ कैलकुलेशन करके दे दिया है, आप लोग उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो जैसे आपको लॉग से आता है या डायरेक्ट आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं। तो अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया होगा तो क्या, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया हो तो आपको Sp माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन एम नॉट जे लगाना है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया हो। और अगर मोलार स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की बात करें तो आप क्या करेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट में Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए, और भी इसमें बहुत एक्सप्लोर करने के लिए है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ज्यादा दिया नहीं है। चलिए, तो हम लोगों ने 3.4 तक कर लिया। अब एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं 3.5 एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, आइए इसको समझिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 5800 केल्विन। ठीक है ना, और B का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। ठीक है, आइए इसको समझाता हूं मैं आपको ये पूछा है कि लैम्बडा मैक्स का वैल्यू क्या होगा। लैम्बडा मैक्सिमम बताया था आपको मैंने, ये वो वेवलेंथ नहीं है जो मैक्सिमम है, ये वो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम एनर्जी लेकर के बाहर निकल रही है। ठीक है, लैम्बडा मैक्सिमम, और आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 5800 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। और B का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.897 इंटू 10⁻⁴
-3 मीटर केल्विन। आपको ये भी पूछा है, सबसे पहले तो लैम्बडा मैक्स निकालने बोला, उसके बाद बोला है कि जो भी लैम्बडा आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में आता है, मतलब इंफ्रारेड में आ रहा है या फिर आपका विजिबल में है या फिर आपका अल्ट्रावायलेट है या फार इंफ्रारेड है, क्या है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। पहले निकालते हैं लैम्बडा मैक्स। अपने को फॉर्मूला पता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बताया था मैंने। लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन क्या हो जाता है, टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। ठीक है ना, और फिर अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया था, बी लगा दिया था। तो बी का वैल्यू पुट करिए, कितना होगा 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये कितना है टेम्परेचर 5800 केल्विन। क्लियर हो गया। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप तो अपना लॉग लगाइए जैसे आपको आता है कैलकुलेशन। मैं इसको रफ कैलकुलेशन या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके बताता हूं। मुझे नजर आ रहा 28 और 2.89 लेकिन इसका मतलब लगभग मुझे क्या नजर आ रहा 29। अब मैं 29 बनाता कैसे है उसको, ये मैंने डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दिया और ये क्या हो गया मेरे पास 10⁻⁴। अब ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या हो गया 29 डिवाइड बाय 58, ये 10⁻⁴ है और डिवाइडेड बाय इंटू ये 10⁻² है। अब 29 1 जा 29, 2 जा क्या होता है 58 होता है। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, हाफ 1/2 करेंगे। 1/2 यानी कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कितना होगा -6, 10⁻⁻⁻ यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷ यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास। समझेंगे, इतना मीटर है ना, तो 10⁻³ मैंने 3 डेसिमल और शिफ्ट किया तो 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास क्या है, ये लैम्बडा मैक्स आपका आ गया। आंसर क्या है, आंसर है 4995। समझ में आ गया, बस 5 रुपए ज्यादा आ रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लगभग अपना आंसर वही आया क्योंकि मैंने यहां पर क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेशन मान लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका एंट्रेंस का कैलकुलेशन तगड़ा हो जाएगा, इससे आपको समझ में आने लगेगा कैसे उसको कैंसिल करना है फटाफट से। ठीक है, चलो भैया आ रहा है। अब क्या, कौन से रीजन में लाई करता है, तो ये तो विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज क्यों है, विजिबल रीजन क्यों है, लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का जो भी रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो कौन सा होता है, विजिबल होता है। तो ये तो 5000 उसी में लाई कर रहा है, 5000 इनके बीच में लाई करेगा, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम है ये। समझ में आ गया, यानी उससे जो लाइट निकलेगी वो अपने को नजर आएगी। लाइट यानी जो रेडिएशंस निकलेंगे वो हम लोग को नजर आएंगे, सारे रेडिएशंस अपने को नजर नहीं आते। अभी आपकी बॉडी से या मेरी बॉडी से रेडिएशंस निकल रहे हैं लेकिन वो हमको नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 3.6। एग्जाम्पल 3.6 में क्या है, 3.6 में है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। सिग्मा का वैल्यू आपको दिया गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बोला एनर्जी रेडिएटेड। अब एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड का मैं आपको पहले कुछ डिफरेंसेस समझाता हूं। Q/T ये क्या है, ये है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। समझ में आ गया, Q/T आ गया तो ये क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय एनी बॉडी, ब्लैक बॉडी हो या कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी हो। ठीक है, पर सेकेंड, ये अपने को समझ में आता है। dQ/dt ये क्या है, ये है रेट ऑफ एमिशन। ये क्या है, रेट ऑफ एमिशन। समझ में आ गया। एनर्जी बाय टाइम ये भी पावर है और ये भी बेसिकली क्या है, पावर है। समझ आ रहा है, ये बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, dQ/dt को रेट ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है अगर अपन माइनस और प्लस में इंटरचेंज कर दे तो। समझ में आ गया, जब भी रेट वर्ड आ गया तो dQ/dt लगाएंगे, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ गेन। समझ में आ गया, ठीक है। और जब भी बोलेगा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, पर 20 सेकेंड, पर 1 मिनट, तब आप लोग क्या करेंगे, ये लगाएंगे। पहले हम लोग पर सेकेंड का हमेशा निकालेंगे, फिर जितने भी टाइम का बोला है उस हिसाब से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आइए, तो बेसिकली अभी हम लोग को 3.6 एग्जाम्पल में क्या बोला है, हमको बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्या निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है ना, इन 1 मिनट। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या, बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी है और उसके बाद एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल 3.6 पेज नंबर 71 पे है ये टेक्स्ट बुक के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, एट टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस यानी 127 प्लस 273 कितना होगा, 400 केल्विन होगा।
कितना होगा, 400 केल्विन होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ 400 केल्विन होगा, यहाँ 3 ऐड करो, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या 100, और कितना हो जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा 400 केल्विन। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बोला है बस वही एनर्जी रेडिएट निकालो, यानी क्यू का वैल्यू निकालो, टाइम आपको दिया है 1 मिनट। अब क्या, आपके पास एक फॉर्मूला है एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लैक बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी कोई भी हो, Q अपॉन A इंटू टी, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या, अब ये आपके पास एक फॉर्मूला है, और आपके पास और एक भी फॉर्मूला है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का। क्या है फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है सिग्मा A T⁴, ये भी तो फॉर्मूला है। अब कौन सा लगाएंगे आप, देखिए ध्यान से, यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम दिया हुआ है और मुझे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, समझ में आ गया। मुझे क्यों निकालना है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यानी बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास नहीं गड़बड़ होगी, सिग्मा ब्लैक बॉडी की अगर एमिसिव पावर निकालना है तो अपने को लगाना पड़ेगा स्टेफेंस लॉ। क्या लगाना पड़ेगा, स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा A T⁴। ठीक है ना, स्टेफेंस लॉ का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा T⁴। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा T⁴, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो स्टेफेंस लॉ का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा T⁴। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है सिग्मा T⁴। अब ये क्या होगा, ये होगा Q अपॉन A इंटू टी इस सिग्मा T⁴। अब सही जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या अपने को निकालना है, Q निकालना है, और कितने टाइम में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से, मैं Q को यहीं रखता हूं और इसको क्या करता हूं, सबको वहां भेज देता हूं। तो सिग्मा T⁴ A इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल t, ये आपका एनर्जी रेडिएट आ जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। गड़बड़ मत कर देना। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, स्टेफेंस लॉ क्या बोलता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना। अब सिग्मा कितना है, सिग्मा का वैल्यू मुझे दिया गया है, सिग्मा का वैल्यू क्या दिया है, 5.7 इंटू 10⁻⁸ तो 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर मेरे पास है 400 यानी 400 द होल रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, एरिया है 200 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा वो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, टाइम है 1 मिनट, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो टाइम की जगह पर ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां तक अपने को क्या करना है, बस इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें बस क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना और उसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, मल्टीप्लाई और 10 का पावर अरेंज करो और उसका आंसर लिख दो। उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 1751.04 जूल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद कर लो, याद रख लो, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी क्या होता है, इस सिग्मा T⁴। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एग्जाम्पल 3.7 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 3.7 एग्जाम्पल में दिया हुआ है 60 वॉट फिलामेंट लैम्प लूजेस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन फ्रॉम इट्स सरफेस। से 60 वॉट का क्या है, बेसिकली आपके पास एक फिलामेंट लैम्प है। 60 वॉट का मतलब क्या होता है, उसका पावर दिया गया है बच्चों, पावर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 60 वॉट, ये आपको दिया है। ठीक है, अब उसके बाद एमिसिविटी ऑफ द सरफेस, सरफेस की एमिसिविटी यानी स्मॉल ई कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द सरफेस इज, एरिया आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का आपको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। सिग्मा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू 4। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टेम्परेचर क्या है, कौन से टेम्परेचर पे वो 60 वॉट का पावर यानी बेसिकली एनर्जी लूज कर रहा है। 60 वॉट मतलब क्या हुआ बच्चों, 60 वॉट का मतलब हुआ कि 60 जूल पर सेकेंड। 60 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या, Q/T की बात कर रहा है। अब आइए इसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब ये कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, अब ऑर्डिनरी बॉडी होती है तो उसमें जो आपका dQ/dt का वैल्यू होता है वो क्या होता है, E सिग्मा A T⁴। और अगर ब्लैक बॉडी होगी तो उसमें E का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एमिसिविटी उसमें 1 होता है। तो यहां पर जब ब्लैक बॉडी होगी तो ये 1 हो जाएगा। अगर ऑर्डिनरी बॉडी है, क्योंकि एक फिलामेंट की बात किया है, वो कोई ब्लैक बॉडी नहीं होती, तो इस वजह से यहां पर E दे भी दिया है, इसका मतलब वो कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, तो उसमें dQ/dt का वैल्यू क्या आएगा, E सिग्मा A T⁴। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये dQ/dt जो है यही तो पावर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट यानी बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आपका जो भी होगा यानी रेट ऑफ लॉस है ना, पावर यही तो होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितना लॉस हो रहा है, ये आपको 60 दिया गया है। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 60, और उसके बाद E का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू सिग्मा कितना है 5.67 इंटू
10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपको निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ई क्यों आ गया, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी है। ब्लैक बॉडी होगा तो dQ/dt को क्या लिखोगे आप लोग, σ8e⁴ लिखोगे। समझ में आ गया। dQ/dt क्यों लिखा, क्योंकि पावर है। इससे पहले आपको स्टार्ट में बताया मैंने। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आइए, क्या अपने पास आया, अपने पास आया 60 और ये क्या हो गया आधा। उसके बाद क्या होगा 5.6 अप्रोक्सीमेट, उसके बाद 10⁻⁸, उसके बाद 5, उसके बाद 10⁻⁵ इंटू T⁴। क्लियर हो गया। चलिए आइए, तो अब अपने पास क्या है, अपने पास यहां पर 60 इंटू 2 क्या होगा 120 होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये कितना होगा, ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 56। इसमें मैंने कर लिया इसको 10⁻⁹ 56 बना के 56 को नीचे भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया। यहां क्या बचेगा -9 -5 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -14 है ना। तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या है T⁴ है। अब इसको रब कर देते हैं। अब थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई इसको करके देता हूं, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई क्या है, 56 है तो इसको मैं क्या मान सकता हूं 60 मान सकता हूं, है ना। 60 के करीब है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 5 1 ज़ा 5 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 14 और ये जाएगा T⁴। ठीक है ना। तो T⁴ आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा लगभग कितना हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 डेसिमल शिफ्ट करूं एक ही तरह है तो 40 हो जाएगा। 40 इंटू 10⁻12 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर रेट ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर T क्या होगा बताइए, 40 इंटू 10⁻12 द होल रेस टू 1/4। ठीक है, 4th रूट ले लिया मैंने। अगर मैं 4th रूट ले लूंगा तो आगे की कहानी बताइए। T क्या होगा 40 द होल रेस टू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको सोच सकते, अगर कुछ सोच सकते तो क्या सोच सकते, इसको नहीं, इसमें लॉग लगाना पड़ेगा तभी ये आगे आकर के आपका प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। ठीक है, अभी जो भी यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू आप लोग लॉग से निकाल करके वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भी आंसर क्या है इसका देख लो। आंसर है इसका वही आसपास उसी के हैं, हाँ 42 पॉइंट समथिंग के आसपास ही है। ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद है हाँ, यहाँ पर आप 2 के टर्म्स में उसको कुछ लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप वैसे उसको करें, नहीं तो आप क्या करें उसको पूरी तरीके से सॉल्व करें, या फिर इसको आप ऐसे √40 को स्प्लिट करो 4 इंटू 10 करके। समझ में आ गया, 4th रूट है समझे। और ये क्या है आपका 10⁻3 है। फिर आप लोग क्या करेंगे इसको 2 इंटू उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका जो भी आएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे, क्लियर हो गया। अब आप देखिए कैसे उसको सॉल्व करना है, बाकी जो है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो क्या करो, लॉग लगा दो। ठीक है, चलो भाई ये आपको बता दिया मैंने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 3.8। 3.8 एग्जाम्पल क्या है इसमें, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 डिग्री सेल्सियस is the temperature of the surrounding। अब जब सराउंडिंग का टेम्परेचर आ जाएगा तो यहाँ पर स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ का आगे का पार्ट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का पार्ट। अभी मैं आपको समझा देता हूँ अभी क्या है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बोल दिया जाए या बोल दिया जाए कि एनक्लोजर का टेम्परेचर इतना है, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेट ऑफ dQ/dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसको, ये क्या होगा E सिग्मा A T⁴ माइनस T⁻⁴। इसमें T⁴ क्या है बॉडी का टेम्परेचर, T⁻⁴ क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर। आप क्या कर सकते हो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या मेटल स्फीयर की बात किया है तो E का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो याद रखिए ये क्या है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मैं रब करता हूं, मैं क्या करता हूं प्रॉब्लम लिख देता हूं आपके लिए। आइए, प्रॉब्लम में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है, टेम्परेचर दिए हुए। टेम्परेचर क्या है
शुरुआत में टेम्परेचर कितना था 827 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना है, जो कि होगा आपका 273 ऐड करने पर 1100 केल्विन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ही रखना है, मतलब केल्विन स्केल में आपको रखना है टेम्परेचर को। और बाद में टेम्परेचर कितना रखा है उसने 427 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको पता करना है कि हीट का रेट ऑफ लॉस क्या है, यानी कितनी रफ्तार से वो क्या कर रहा है, हीट को लूज कर रहा है 700 केल्विन पे, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। सब में 273 ऐड किया है मैंने, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आपको निकालना है, यानी क्या निकालना है, आपको निकालना है dq बाय dt फर्स्ट केस में, डिवाइडेड बाय आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करना है आपको, कंपैरिजन का बेस्ट फॉर्म क्या होता है, रेशियो लेना, समझे। कंपेयर करना है मतलब क्या करो, उसका रेशियो लो, क्योंकि कंपैरिजन का बेस्ट फॉर्म क्या है, रेशियो लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो dq बाई dt अपने पास है, फॉर्मूला क्या है, EA सिग्मा T⁴, T1⁴ और T0⁴। समझ आ गई बात, क्लियर है। क्यों, E तो क्या होगा यहाँ पर, वही होगा, वही बॉडी है, उसका एमिसिविटी वही होगा। उसके बाद A क्या होगा, वही बॉडी है, वही स्फीयर है, तो एरिया भी वही होगा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, और EA सिग्मा ये हो जाएगा T2⁴ माइनस T0⁴। क्लियर हो गया। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि सेम स्फीयर है तो EA सिग्मा का वैल्यू तो वही होगा, तो वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, T1 कितना है, T1 है 1100 ⁴ माइनस T0 कितना है, वो है 300 ⁴ डिवाइडेड बाय T2 कितना है, ये आपका है 700 ⁴ माइनस ये क्या है, T0 कितना है, ये है 300 ⁴। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो ये है, देयरफॉर dq बाई dt अपॉन ये भी क्या है, dq बाई dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दो केसेस में। अब यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है, 11 इंटू 10⁻² हो गया, ये ऐसे हो गया। एक सॉल्व करके बताता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 121 इंटू 10 क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं, 121 नहीं 121, या फिर इसको ऐसे रखो 11⁴ इंटू 10⁻²⁴ समझे, ऐसे कर दिया, दोनों पे रेस पावर में 4 चला गया। अब ये जो है ये हर एक में निकलने वाला है, क्योंकि इसमें भी 10⁻² आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, नहीं सब में से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा जो आपको यहाँ पर ये जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है 11373 ऐसे, तो बचेगा क्या 11⁴ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 7⁴ माइनस कितना हो जाएगा 3⁴। समझे, क्लियर हो गया। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन आसान कर सकते हो, कैलकुलेशन। अब कैंसिलेशन भी आसानी से हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 121 इंटू 121 माइनस 3 3 जा 9, फिर उसके बाद क्या होगा 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 49 इंटू 49 माइनस 9 इंटू 9। आप कुछ नहीं कर सकते, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लोग देख लो, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक अगर होगी तो उसमें दिया हुआ है सॉल्व करके, कितना दिया हुआ है माइनस प्लस करके, ये जो भी आएगा इनको मल्टीप्लाई करो, फिर ये भी मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो उसमें 14560 डिवाइडेड बाय 2320, और ये आपका आंसर आएगा 182/29। ये आपका आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना और माइनस करना ये नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है, वो तुमको आना चाहिए। चलो भाई आ जाओ, आइए, इतना तो बेसिक्स आपको आना चाहिए कि आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इतना तो कर लें, ठीक है। अश्यूमिंग दैट द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज 6000 केल्विन, मान लीजिए कि सन के सरफेस पे जो टेम्परेचर वो 6000 केल्विन है। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ वर्चुअल स्टार इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ सन whose surface temperature is 3000 Kelvin and the power radiated by virtual star is 25 times the power radiated by sun। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। स्टार जो पावर रेडिएट कर रहा है उसके वो सन के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा कर रहा है पावर रेडिएटेड। ट्रीट बोथ द सन एंड वर्चुअल स्टार एज अ ब्लैक बॉडी, दोनों को क्या मानना है, ब्लैक बॉडी मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर सन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 6000 केल्विन दिया हुआ है, और स्टार का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3000 केल्विन, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आपको ये दिया गया, पावर ऑफ स्टार इज 25 टाइम्स पावर ऑफ सन। समझ में आ गया, इतना ज्यादा वो क्या कर रहा है, पावर रेडिएट कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, आपको साइज निकालना है स्टार का इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ सन,
ठीक है, पावर आपको दे दिया गया बच्चों, पावर क्या बताया था मैंने, dq बाई dt बताया था, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dq बाई dt ऑफ क्या आ जाएगा, स्टार, है ना, इज इक्वल टू 25 इंटू dq बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा आपका सन, ठीक है। dq बाई dt इसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने, क्या होगा dq बाई dt, e a सिग्मा t रेस टू 4, समझ आ रहा है, ठीक है ना। क्यों आप बोलेंगे सर t माइनस टी नॉट रेस टू 4 क्यों नहीं लेंगे आप, वो इसलिए नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि हम लोगों को यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया गया, हमको नहीं बोला गया कि वो एक एनक्लोजर में रखा है, इस वजह से नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, ई ए सिग्मा और ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ स्टार द होल रेस टू 4, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू यहां पर एरिया ऑफ स्टार आएगा क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 25 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, ई ए ऑफ सन सिग्मा टी ऑफ सन द होल रेस टू 4, ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए ये अपने को समझता है। अब यहां पर जो है दोनों के दोनों ब्लैक बॉडी है, जब दोनों ब्लैक बॉडी है तो दोनों का एमिसिविटी क्या होगा, 1 ही होगा, उसको काट दो। उसके बाद सिग्मा तो क्या है, कांस्टेंट है, उसको काट दो, बचेगा क्या बताइए, बचेगा एरिया टेम्परेचर रेस टू 4, 25 एरिया टेम्परेचर रेस टू 4। एरिया क्या है, ये तो स्फीयर है ना, स्फीयर मानेंगे दोनों को, स्टार को सन को स्फीयर मानेंगे, है ना। तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई रेडियस ऑफ स्टार द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ स्टार द होल रेस टू 4 इज इक्वल टू 25 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद क्या होगा रेडियस ऑफ सन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ सन द होल रेस टू 4। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, आपने को ये निकालना है बेसिकली, स्टार का रेडियस निकालना है यानी साइज निकालना है इन टर्म्स ऑफ सन स्क्वायर इनटू टी ऑफ स्टार द होल रेस टू 4। स्टार का कितना है 3000 केल्विन द होल रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 25 इंटू क्या ये टी ऑफ सन द होल रेस टू 4। सन का कितना है 6000 केल्विन द होल रेस टू 4, ठीक है ना। यहां से क्या कट जाएगा आप लोग समझ रहे हैं ना, ये 3 0 3 0 कट जाएंगे, अभी जैसे बताया था मैंने 10 रेस टू 3 द होल रेस टू 4 बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये और भी कुछ बचा क्या, हाँ और भी कुछ बचा है यहाँ पर, आर ऑफ सन द होल स्क्वायर, ये भी अपने पास बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आर ऑफ स्टार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू 4, वो आप लोग समझ गए कैसे कैंसिल किया मैंने, अभी समझाया मैंने, 6 रेस टू 4 इंटू आर ऑफ सन द होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को इसका स्क्वायरिंग वगैरह जो भी आप लोग ले सकते हो उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेने पर जो भी आपका बनेगा उस हिसाब से क्या करेंगे आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूंगा तो आप लोग क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ऐसे। अब इसका क्या है, इसका समझा देता हूं मैं। ये क्या है 3 रेस टू 4 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 रेस टू 4 द होल रेस टू हाफ, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर ऑफ सन, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, आर ऑफ स्टार इंटू 9 5, ये कितना होगा 36 रेडियस ऑफ सन, ठीक। उसके बाद क्या होगा 9 1 जा 9 4 जा 36, तो आर ऑफ स्टार इज 5 4 जा 20 इंटू रेडियस ऑफ सन। इस तरीके से आपका बराबर ये वैल्यू आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स थे वो आपको मैंने करा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्या एक्सरसाइज है हमारी, आइए उसको समझते हैं और उस पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा पानी पी लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आइए बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से करने हैं। चलिए तो हमारी एक्सरसाइज जो है अभी स्टार्ट होने जा रही है और इसमें जो है आपको सभी क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपके जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस, एक आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है,
समझे? ये लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, ओल्ड लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा। ये जो आपके आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जबकि रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी और बाकी एनर्जीज को भी अकाउंट करते हैं हम लोग। तो उसमें सिर्फ ऑप्शन ए आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो मीन फ्री पाथ का पार्ट तो निकाल दिया गया है, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। मीन फ्री पाथ लैम्बडा जो है उसका फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सी ऑप्शन दिया हुआ है, 1/√2 पाई एन और डी का स्क्वायर। स्मॉल एन क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट जो है ओल्ड लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और उसका जो फॉर्मूला है ये जो है निकाल दिए है। मीन फ्री पाथ आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल। अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए बाय 10%, यानी P2 इज P1 माइनस 10% ऑफ P1, मतलब क्या, बाय बोला है ना, मतलब जो पुराना वैल्यू है ना प्रेशर का उसमें से 10% घटा दो। समझे? अब ये आपको दिया गया है। आइसोथर्मली मतलब क्या, टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आइसोथर्मल है इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, हम लोग जानते हैं। ये कहां से आया है, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ यही तो बोलता है, क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ आपसे कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। समझे? यही तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। तो अगर प्रेशर को घटा दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम कितना बढ़ेगा वो अपने को निकालना है। 4 वहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 10/100 इंटू P1, ये अपने पास है। ठीक है ना। तो P1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1/10, तो ये कितना हो जाएगा 9 P1/10, ये हो जाएगा P2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो P2 अपॉन P1 अपन ने निकाल लिया है। अब अपने को वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है अपने को पता है वो इंक्रीज होगा क्योंकि प्रेशर घट रहा है। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। ये चीज तो आपको कैसे भी करनी है ना, ये आपने कर लिया। तो अपने को पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। कहां से आया, बॉयल्स लॉ से आया, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P2 V2। ठीक है ना। अब मुझे बताइए V2 अपॉन V1 क्या होगा, वो हो जाएगा P1 अपॉन P2। ठीक है ना। अब बताइए यहां पर क्या होगा, P1 अपॉन P2 इज 10/9, P2 अपॉन P1 इज 9/10, तो P1 अपॉन P2 इज 10/9, और ये क्या है V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये वैसे क्या वैसे ही। अब क्या आपको निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूं। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप क्या करो, ओल्ड वैल्यू ऐसे लिखो, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, इसको मॉड में कर लो। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू क्या बताइए, परसेंटेज मुझे निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। V में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या बताइए, वो तो V1 है। न्यू वैल्यू क्या हो गया, V2। इंक्रीमेंट हुआ है ना, मुझे पता है इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं ऐसे लिखता हूं न्यू वैल्यू माइनस ये मेरे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है, V1 डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू क्या है, V1 इंटू 100। अभी कितना हो गया, नई वैल्यू क्या हो गई, V2 हो गई। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू क्या था आपके पास, या ओल्ड वैल्यू क्या था आपके पास, V1 था। तो ऐसे मैंने लिखा। आप बोलेंगे सर V1 माइनस V2 क्यों नहीं किया, मुझे पता है ना कि नई वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, इसके अंदर नई वैल्यू ज्यादा बड़ी है, इस वजह से V2 माइनस V1 किया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, तो ये क्या है, ये मुझे क्या करना है, ये निकालना है बेसिकली। अब मैं कैसे निकालूंगा, आइए मैं आपको समझाता हूं उसके अंदर। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम के लिए निकालना है V2 माइनस V1 अपॉन V1, और आपके पास ये है, दो रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पर डिविडेंडो लग सकता है। अगर मैं डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास, डिविडेंडो पता है ना क्या होता है, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, परसेंटेज आपको ऐसे निकालना है, ये चीज आपको निकालनी है। इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, डिविडेंडो क्या होता है, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ये होता है डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1। समझे, और यही तो मुझे चाहिए, V2 माइनस V1 अपॉन V1, और दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे अब्रब कर दिया। आइए, तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 100। 1/9 इंटू 100 क्या होगा, ये हो जाएगा 9 1 9, 9 1 9। उसके बाद क्या हो जाएगा 9 1 9, ठीक है ना। पॉइंट क्या होगा, यानी 11.11, वही रिपीट होता जाएगा 11.11%। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो एक एक स्टेप डिटेल में बताया मैंने आपको कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, और ये अपन ने क्या किया यहाँ पर डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप लोग ने पढ़ा होगा आपके 9th स्टैंडर्ड में, 9th में ही होता था। रेशियो प्रोपोर्शन अब पता नहीं नए सिलेबस में क्या है, बहुत टाइम से स्कूल सेक्शन को पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है, चलिए आइए, ये भी हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.72, आर के वैल्यू दिया हुआ है 0.24, और आपको बोलता है कि टी का वैल्यू निकाल करके बताइए। तो ये आपको मैंने प्रूफ कराया है कि ए प्लस आर प्लस टी सब मिला के 1 होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 0.72, आर का वैल्यू क्या है 0.24, प्लस टी का वैल्यू क्या है वो मुझे निकालना है। तो बताइए क्या होगा, 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो, पहले ऐड करो तो क्या होगा, 2 4 कितना होगा 6 7 2 9, 0.96, 0.04, टी का वैल्यू आ गया। क्या ही सवाल है ये। ठीक है, चलिए ये भी करा दिया आपको मैंने। इसके बाद जो है फिफ्थ एमसीक्यू आपका क्या कहता है, फिफ्थ एमसीक्यू देखिए अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, रेशियो एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दिस एंड दिस टेम्परेचर इज। एमिसिव पावर का रेशियो निकालना है। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू 4, यानी एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर क्या दिया वो लिख देता हूं सीधा। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 1327 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 2 क्या है, ये है 527 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आप एमिसिव पावर निकालेंगे तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। ठीक है, आइए तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 273 ऐड करूंगा उतना आ जाएगा 1600 डिग्री 1600 केल्विन। क्या हो जाएगा 1600 केल्विन। और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 527 प्लस 273। ठीक है, 527 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 केल्विन। कितना हो जाएगा 800 केल्विन। ठीक है, तो एमिसिव पावर का तो एमिसिव पावर का अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना है। एमिसिव पावर क्या होता है, सिग्मा टी रेज़ टू 4, सिग्मा टी रेज़ टू 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये T1 रेज़ टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा T2 रेज़ टू 4। T1 रेज़ टू 4 क्या होगा, T1 कितना है, ये हो जाएगा 1600 द होल रेज़ टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 800 द होल रेज़ टू 4। आपको पता है 0 0 खत्म हो जाएंगे, पता है मैंने कैसे खत्म होंगे, 16 अपॉन 8 द होल रेज़ टू 4, 8 1 जा 8 2 जा 2 अपॉन 1 द होल रेज़ टू 4, यानी 2 रेज़ टू 4 अपॉन 1 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4 इज 16, है ना। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16:1 इसका आंसर होना चाहिए, और आपका ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो भाई, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 2। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा ऊपर पता नहीं काम चल रहा है कि क्या चल रहा है, आवाज़ आ रही है। चलिए जो भी है, अभी जो है अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको कहता है व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड पे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3 kBT/m, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड तो ये होती है। अब मीन स्क्वायर स्पीड वो क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो देख के ही समझ में आ रहा है, गैस है, पर्टिकुलर गैस है तो मास कांस्टेंट हो गया, Kb तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी V बार का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर क्या कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मीन स्क्वायर स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो तो इसमें क्या बताना, आसान सा है एकदम। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल दिया गया है, फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत छोटे से कमी है इसमें। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है
बहुत कम चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, ट्रिक से आपको पता हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, उनके कैसे ओरिएंटेशन उस पर डिपेंड करता है। जैसे ट्राइएटॉमिक है तो ट्राइएटॉमिक लीनियर है या फिर ट्राइएटॉमिक जो है नॉन लीनियर है, उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम। 7 ग्राम मास है नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस, और इसका आपको क्या करना है? आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू NRT। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, बताइए क्या होगा? PV इज इक्वल्स टू, मास कितना दिया है? 7 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? अरे बोलो 28। कितना होता है? 28 होता है। ठीक है ना, 28 और ये जाएगा 8। N2 है ना, N2 का क्या होगा आपका? 28 होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, चलो भाई उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 4 जा 28 हो जाएगा। 1/4 मतलब 0.25 RT। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इसके लिए आपको ये इसका मोलार मास पता होना चाहिए, उसके बगैर आपका सवाल हल नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या होता है? 14 होता है, तो N2 का क्या होगा? 28 होगा, वही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है if the density of oxygen is 1.44 kilogram per meter cube at pressure of 10⁵ Newton per meter square, the RMS velocity of oxygen molecules are। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपने को दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है? O2 इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आरएमएस वेलोसिटी अपने को निकालना है। आरएमएस वेलोसिटी के कई सारे फॉर्मूले बच्चों, उसमें से एक फॉर्मूला है √3p/ρ, है ना। तो वही से आता है जो अपन ने प्रेशर वाला फॉर्मूला किया था ना, उसी से आता है। √ क्या होता है? 3p/ρ। रो मतलब क्या है? डेंसिटी। तो VRMS का फॉर्मूला तो बता दिया आपको मैंने, √3 × व्हाट इज p? p इज 10⁵। रो कितना है? 1.44। अब क्या होगा? ये 144 हो गया, 10⁻², ऊपर जाके 10⁻² क्या हो गया? 2 हो गया। समझा? क्लियर हो गया। अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे क्या होगा? आगे होगा मुझे इसको 30 बनाना है। इसको 30 बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁶, ये हो जाएगा 30, ये होगा 144। 144 बाहर आ करके दोबारा बजाएगा, है ना। उसके बाद 30 का क्या करेंगे? 30 का क्या करेंगे? 30 25 के आसपास है और 36 से थोड़ा कम है, यानी 5.5 या 6 में कर लेता हूँ कुछ, तो ये 5.6 कर लेता हूँ उसको मैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। और ये हो जाएगा 12 और ये जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10⁻2, 56 हो गया ना। ठीक है, 10⁻2 हो गया। अब कैंसिलेशन कर लो, 4 के टेबल में आएगा। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 समथिंग 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 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻2 उसका कुछ आंसर बनना चाहिए। वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर दिया तो नहीं है। ठीक है, आई होप आप इसी के आसपास आंसर होगा, आप लोग उतना तो कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स का चेक कर लीजिए, फॉर्मूलेस पे ग्रिप बनाइए, बहुत ईजी टॉपिक होता है ये, आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, डिफाइन एथरमिनस सब्सटेंस एंड डायथरमिनस सब्सटेंस। एथरमिनस क्या होते हैं? जो हीट को ओपेक होते हैं, हीट को आर पार जाने नहीं देते हैं। ठीक है, डायथरमिनस क्या होते हैं? जो हीट को आर पार जाने देते हैं। समझ में आ गया? पहले ये बता चुका हूं मैं, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स टेंपरेचर इंक्रीजेस। एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर गैस को हीट कर दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे इसको क्या करो? एक्सप्लेन करो। आइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत आसान है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सिंपल। अगर अपन क्या कर देंगे, VRMS लिखते हैं तो क्या होता है? √3RT/m0 मोलार मास। तो अगर अपन क्या कर देंगे, बेसिकली गैस को हीट कर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? VRMS है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वो VRMS। समझ आ रहा है? यानी अगर क्या कर देंगे आप लोगों के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका VRMS बढ़ेगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो यही बेसिकली समझाने की वो कोशिश करता है। तो आसानी से आप समझा सकते हैं इसको, और भी तरीके हैं इसको समझाने के। ठीक है ना, लेकिन ये तो बहुत सिंपल तरीका है। मैंने बता दिया आपको कि अगर आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका VRMS बढ़ जाएगा, और VRMS बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बेसिकली उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, चलो भाई।
ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी हाउ प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को कम कर दिया गया तो प्रेशर का क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको भी समझा देता हूं कैसे होगा। प्रेशर का फॉर्मूला हमने निकाला था, प्रेशर ड्यू टू एन आइडल गैस 1/3 n इंटू एम डिवाइडेड बाई वी बार का स्क्वायर। ये v क्या है, ये वॉल्यूम है, वो क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद मास और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/2 m और v बार का स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। इनटू बचेगा क्या बताइए, बचेगा 2/3 n डिवाइडेड बाई v, 2/3 n डिवाइडेड बाई v, ये अपने पास क्या हो गया, ऐसे ये टर्म आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अभी आपको बताया मैंने कि टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पर, या फिर आरएमएस वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है, आरएमएस स्पीड कांस्टेंट है। अगर आरएमएस स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। 2/3 कांस्टेंट है तो P क्या हो गया, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कर दिया एक्सप्लेन मैंने, बॉयज लॉ इससे भी निकाल सकते, ये तो बॉयज लॉ है। तो आपको बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम को कम कर दिया जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो केटीजी के बेसिस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आइए, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हाँ, मेंशन द कंडीशन अंडर विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एक रियल गैस आइडियल के जैसा बिहेव करना शुरू कर देती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जो है इसके बाद 6 से लेके 10 जो सवाल हैं, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो सब तो निकाल दिया है, लेकिन मोलार स्पेसिफिक हीट है वो आपको करना है। या तो 6, 7, 8, 9, 10 ये जो सवाल है 5 सवाल, ये आपको लेक्चर 2 से लेकर के लेक्चर 4 के बीच में मिल जाएंगे, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, तो ये आप वहां से जा करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, पूछ लूं 2 मिनट। नासिर अभी टाइम लगेगा मुझे, कितना टाइम 1 घंटा जाएगा। तब मैं क्या करूँ, ऑफिस से नहीं ले सकते जाके, उधर मेरे बच्चे आ रहे हैं क्लास पढ़ने के। ठीक है ठीक है, स्टैंड नहीं है अभी, स्टैंड देखिए मेरा स्टैंड ऑफिस पे है। ठीक है, इसको भी एंड करते हैं, मैं स्टैंड मंगा लेता हूँ, शाम में फिर इसको मैं आगे का पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो उसके आगे का है, 11 से लेके जो एंड तक के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को शाम तक अपलोड करके दे दूंगा। ओके, बेफिक्र रहिए। बाकी जो है अपन जो भी बचा हुआ है उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।